तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th। इसका चैप्टर 1 ही चल रहा है और इसके एक्सरसाइज है 1.4 का इंट्रो पार्ट का। ठीक, ये वीडियो है। तो इसमें आता है सबसे पहले वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम का मतलब एक प्रकार का डायग्राम ही होगा। ठीक है, वेन आरेख मतलब एक प्रकार का रेखा से आरेख बनेगा। इसमें दो चीज़ है कि हम पढ़ रहे हैं समुच्चय, तो वेन डायग्राम क्या बताएगा, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को हम आरेखों द्वारा निरूपित कर सकते हैं और इनको ही हम बोलते हैं वेन आरेख। मतलब जितने भी समुच्चय हैं हम इनको कोई एक प्रकार के आरेख में निरूपित कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं वेन आरेख। और ये नाम रखा है एक अंग्रेज तर्कशास्त्री था जॉन वेन, उसके नाम पर रखा गया है वेन आरेख। अब इसमें क्या होता है कि हम वो जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको हम एक आयत के रूप में दर्शाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को, इसको दर्शाते हैं हम एक आयत के रूप में। और इसके जितने भी उप समुच्चय होते हैं उनको हम इसके अंदर एक बंद वक्र से, तो बंद वक्र अधिकांशतः हम वृत्त जैसे ही बनाते हैं। ठीक है, अधिकांश जो भी रहेंगे, जितने भी उप समुच्चय होंगे हम उनको दर्शाएंगे एक वृत्त से या बंद वक्र से। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखा है, किसी सार्वत्रिक समुच्चयों को प्रायः एक आयत, मतलब जितने भी यूनिवर्सल सेट है उनको एक आयत से दर्शाएंगे और उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उनको एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो बंद वक्र होता है अधिकांशतः वृत्त ही बन जाता है। मान लो इसमें हमने कोई संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमने इस प्रकार की कोई संख्या लिखी तो हम देख रहे हैं क्या कि यूनिवर्सल सेट में तो सारे के सारे नंबर आ गए। यू में क्या हो गया, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल का मतलब होता है उसमें सारी चीज़ें आना चाहिए। तो यूनिवर्सल हमारा यहाँ पे एक आयत है, तो आयत में तो सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका एक उपसमुच्चय है, सबसेट। वो क्या है, ए। तो ए में क्या क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये क्या हो गया, एक यू का एक सबसेट, उप समुच्चय हो गया ए। तो ए में कितने हैं, 5 6 7 8 9, तो है 5 6 7 8 9। तो इसी प्रकार से एक और कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल। यह हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। ठीक है, हमने ए लिया, इसमें कॉमन लगाते ई आई ओ यू बी डी, इस प्रकार ले लिया और हमने एक बंद वक्र बना लिया ए। तो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया, ए है, बी है, ई है, आई है, डी है, ओ है और यू है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, कोई छूटा नहीं, सही है। ठीक है, अब ए क्या है, यहाँ पे कैपिटल लेटर जो है ये उप समुच्चय होता है। तो बी में क्या क्या है, आई है, ओ है और यू है। तो जितने भी ये बंद वक्र रहते हैं आयत में, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, उप समुच्चय। ठीक है, बस इसमें इतना सही चीज़ है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको हम आयत के रूप में दर्शाएंगे और उसके जितने भी उप समुच्चय होते हैं हम उनको एक बंद वक्र में दर्शाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही उप समुच्चय बनता है इसका। मान लो हमने इसमें एक और सर्कल बना दिया, इसको मान लिया बी। तो बी क्या हो गया, बी में क्या क्या आ गए, 3 4 5, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ऐसे यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो ए था, हमने इसको बी ले लिया, तो बी में क्या आ गए, बी के सर्कल में ओ है, यू है और डी है, ओ है, यू है और डी। तो एक जो बंद वक्र होता है, बंद वक्र हमेशा उप समुच्चय को दर्शाएंगे और जो आयत होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय को। ठीक है, अब इसके आधार पर जो वेन आरेख है, वेन आरेख के आधार पर हम कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे जिनको बोलते हैं क्या, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ठीक है, समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे क्योंकि वेन आरेख में सिर्फ इतना सही पढ़ना है। अब इसके आधार पर हम कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे गणित में संक्रियाएं होती है, जोड़ना है, घटाना है, गुना है, भाग है। तो ऐसे ही समुच्चय में भी है,
है और वेनारक के आधार पर है। तो आप पहले इतना सा नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं संक्रियाएं। अगला टॉपिक क्या है? समुच्चयों पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशंस ऑन सेट। मतलब जितने भी समुच्चय हैं हम उन पर अगर संक्रिया देखें तो संक्रिया क्या होती है, जैसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जोड़ है, घटाना, गुना, भाग, ये सब क्या है? संक्रियाएं हैं। और इन संक्रियाओं के लिए क्या लगता है? कोई भी दो, जैसे हम जोड़ कर रहे हैं, 5 धन 13 कर लो तो 18 मिलता है। मतलब जो भी संक्रिया रहेगी उसके लिए दो संख्या लगेगी, किसी भी संक्रिया के लिए दो संख्या लगेगी और एक अन्य संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसे ही कहाँ भी चलता है? समुच्चयों पर। समुच्चयों में भी अगर हम ऑपरेशन लगाएं, मान लो कि हमने दो समुच्चय लिए, एक ए लिया और एक बी लिया। अगर हम इन पर कोई संक्रिया लगाए तो हमको एक दूसरा समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, संक्रिया का मतलब होता है कि अगर हम किसी दो चीज़ों पर अगर संक्रिया लगाए तो एक अन्य चीज़ हमें प्राप्त होती है। जैसे जोड़ घटाना का हमको पिछली क्लासों से पता है कि अगर हम दो संख्या को जोड़ेंगे तो अगली एक संख्या प्राप्त होंगी, गुना करेंगे, भाग करेंगे या घटाएंगे, तो किसी भी दो संख्या पे संक्रिया लगाने से एक अन्य संख्या प्राप्त होती है। सेम ऐसे ही दो सेट पर अगर हमने संक्रिया लगाई तो एक अन्य सेट प्राप्त होगा। ठीक है, अन्य सेट हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे इसमें। सेट में संक्रियाएं जो है 3 प्रकार की पढ़ेंगे। सबसे पहले है सम्मिलन। ठीक है, उसको क्या लिखते हैं? समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? समुच्चयों पर, एक सेकंड, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और तीसरे प्रकार की जो संक्रिया है वो है समुच्चयों का अंतर। ठीक है, हम इसमें 3 प्रकार की संक्रिया पढ़ेंगे: समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब होता है कि यूनियन। ठीक है, इसको याद रखना है, यूनियन। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, और अंतर का मतलब तो डिफरेंस मालूम ही है। ठीक है, तो हम 3 प्रकार की संक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, उसके बाद समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और उसके बाद समुच्चयों का अंतर। ठीक है, अब संक्रियाओं में पहली संक्रिया क्या है? समुच्चयों का सम्मिलन। तो सम्मिलन को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, और अधिकांश जगह हम शब्द यूनियन का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो क्या लिखी है डेफिनेशन? दो समुच्चय ए तथा बी का सम्मिलन समुच्चय। मतलब ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं जिनका अगर हमको सम्मिलन समुच्चय निकालना है तो वो सम्मिलन समुच्चय क्या होगा? उसमें सारे अवयव आएंगे जो या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो उसमें क्या है? ए यूनियन बी, मतलब ए समुच्चय बी, ए और बी का समुच्चय, इन दोनों का समुच्चय जो होगा, और उसका सम्मिलन समुच्चय, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय या यूनियन सेट ए यूनियन बी, ये क्या होगा? जिसमें ए के भी अवयव आ जाना चाहिए और बी के भी अवयव आ जाए। ए और बी अगर दोनों के अवयव आ जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? ए यूनियन बी। और यूनियन को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये जो सम्मिलन है उसका संकेत इस प्रकार होता है, इसको बॉक्स में नहीं रखते। ठीक है, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। और इसको हम लिखेंगे, अगर मान लो हमारे पास ए में 2 है, 1 2 3 4 ये है, और बी में क्या है? 2 3 5 ऐसे अवयव है। तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी क्या होगा कि उसमें ए के भी सारे अवयव आ जाए और बी के भी आ जाए, और अवयव को हम दोहराते नहीं, मतलब रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, जो उभयनिष्ठ होते हैं उनको केवल एक बार लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारा? 1 2 3 4 5। ठीक है, बन गया हमारा ए यूनियन बी। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें,
दो समुच्चय ए तथा बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी का सम्मिलन समुच्चय, ये हमारा सम्मिलन समुच्चय हो गया। तो वह समुच्चय है जिसके सभी अवयव, इसके सारे अवयव या तो ए के हैं या तो बी के हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि या तो ए में है या तो बी में है। तो 1 से 4 तक के देखो तो इसमें भी है, यहाँ भी है, 2 3 5 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो इस प्रकार से हम इसका सम्मिलन लिखते हैं और ये क्या कहलाता है, समुच्चयों का सम्मिलन। सीधी सिंपल भाषा में याद रखने का तरीका कि ए भी सेट है हमारे पास और बी, अगर हमारे पास 2 सेट है तो हम इनके सारे अवयव ए यूनियन बी में लिख देंगे और किसी को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 7 है हमारा, उसमें क्या दिया है, ए दिया है 2 4 6 8, ठीक है, और इसका बी सेट क्या दिया है 6 8 10 12। अब इसका अगर हमको यूनियन सेट निकालना है, ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, ए के भी सारे अवयव लिख देंगे, बी के भी लिख देंगे, बस किसी को रिपीट नहीं करेंगे। 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है, ए के हो गए। अब 6 रिपीट हो रहा था उसको छोड़ देंगे, 8 रिपीट हो रहा उसको छोड़ देंगे, बचा क्या 10 और 12। तो ये इस प्रकार से हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 8 ऐसा ही है, उसमें क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। और ऐसे बी सेट में क्या दिया है, आई है, ओ है और यू है। ठीक है, यही है कि नहीं, ए है, आई है और यू है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि हमको लिखना है क्या, ए यूनियन बी। तो ए के भी सारे अवयव आ जाना चाहिए और बी के भी। तो क्या आ जाएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ और यू। क्योंकि यहाँ भी ए है तो ए तो रिपीट नहीं करना है, आई भी रिपीट नहीं करना है, यू भी रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ से क्या देख रहा है कि ए का ए आ जाता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या है, सेट ए ही है। ठीक है, इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, सॉरी 7 8 नहीं है, ठीक है, ये 12 13 है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है 12 13। एक एग्जाम्पल है 14, इसमें क्या लिखा है कि एक्स में क्या है, राम है, गीता है, आकाश है। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स राम, गीता, अकबर है। अकबर कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है एक समुच्चय है, और एक वाई दिया है, वो क्या है, गीता है, गीता, डेविड और अशोक। ठीक है, ये 3 विद्यार्थी इसमें भी है। अब हमको क्या निकालना है, समुच्चयों की व्याख्या करो, ए यूनियन बी ज्ञात करो और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या का मतलब है सबसे पहले तो हमको ए यूनियन वाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स की लिख लो, राम, गीता और अकबर। ठीक है, और नेक्स्ट गीता रिपीट हो रही है तो गीता को छोड़ देंगे, क्या बचा, डेविड और अशोक। ठीक है, तो यहाँ जो गीता रिपीट हो रही थी हमने उसको केवल एक बार लिखा। ठीक है, और सिंपल और एक एग्जांपल, मान लो अगर कहीं ये हॉकी टीम है और ये क्रिकेट टीम है, क्या लिखा उसमें, हॉकी टीम है और फुटबॉल टीम है। ठीक है, ये क्या है, हॉकी टीम है और ये फुटबॉल टीम है। अगर दोनों मैच के लिए एक ही दिन एक ही बस से अगर कोई जा रहे हैं, एक ही दिन एक ही बस से अगर कोई जा रहे हैं तो कितने लोग जाएंगे, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोग जाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि राम के लिए 1 सीट, गीता के लिए 1 सीट, अकबर के लिए 1 सीट, गीता के लिए और 1 सीट थोड़ी लेंगे। गीता की 1 सीट जो है वो फिक्स हो गई है। अगर एक ही दिन बस से जा रहा है तो गीता के लिए तो 1 ही सीट लेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हॉकी वाले के लिए अलग 3 और फुटबॉल वाले के लिए 3 अलग सीट, क्योंकि गीता तो एक ही जगह बैठेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है हम उसको एक बार लेंगे केवल। और यूनियन का मतलब होता है एक संघ बन गया कि इकट्ठा ले लिया हमने,
इधर के भी उठा लिए और यहाँ के भी उठा लिए, जो रिपीट हो रहा है उनको उनका नाम सिर्फ एक बार लेना है। जैसे यहाँ पे है तो अंक एक ही बार लिखना है। और ये क्या होती है, हमारे रोस्टर फॉर्म होती है। तो रोस्टर फॉर्म में कभी भी हम अंकों को या शब्दों को या नाम को रिपीट नहीं करते, ठीक है। अब इसकी परिभाषा तो क्लियर है। अब इसका प्रतीकात्मक रूप ए यूनियन बी का क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स क्या है, एक अवयव है और वो एक्स या तो ए से बिलोंग करता है या तो बी से बिलोंग करता है। अगर हम इसका वेन आरेख देखें, वेन आरेख, ठीक है, ये तो यूनिवर्सल हो गया। अगर हमने ए लिया है, ये ए है और ये बी है, ए और बी, तो ये पूरा का पूरा जो भाग रहेगा ए का भी और बी का भी, इसको हम क्या कहेंगे, पूरा का पूरा ये होता है ए यूनियन बी। मतलब ए का भी सारा अवयव आ जाना चाहिए और बी का भी सारा अवयव आ जाना चाहिए, तो ये होता है ए यूनियन बी, ठीक है। और कुछ नहीं, चलो इतना नोट कीजिए। तो देखते हैं क्या है, समुच्चयों का जो सम्मिलन है उस पर कुछ संक्रिया जो है थी उनके गुणधर्म है। सम्मिलन की जो संक्रिया है उसके गुणधर्म, तो सबसे पहले आता है क्रम विनिमय नियम। अगर हम देखते हैं कि ए, अगर इसमें 1 2 3 है, ये जितने भी संक्रिया है अगर हम इसको एक एक एग्जाम्पल से याद रखें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आएगी। और बी में क्या ले लेते हैं, ए 1 2 3 लिया तो इसमें 3 4 5 अगर ले लिया, तो हम क्या देखेंगे कि ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और ऐसे ही बी यूनियन ए भी क्या बनेगा, बी के भी अवयव ले लो और ए के भी अवयव ले लो, तो भी 1 2 3 4 और 5 ही बनेगा। क्योंकि ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए, थोड़ा यूनियन का ध्यान रखना कि यूनियन को थोड़ा हाफ में और थोड़ा चौड़ा बनाया कर, ताकि ये यूनिवर्सल और यूनियन में थोड़ा अंतर रहे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ए के भी अवयव लिए, बी के भी अवयव ले लो, तो वो ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, दोनों के मान बराबर आते हैं। मतलब हम ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख सकते हैं। ये हम क्रम विनिमय का नियम लगा के कहीं अगर ज़रूरत पड़ी हमें तो हम ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आती है दूसरी, क्या है, साहचर्य नियम। मतलब ए यूनियन बी, फिर इसको अदर एक सी के साथ। तो अगर हम एक एग्जांपल और ले, सी अगर ले लिया हमने, सी क्या ले लेते हैं, अगर 4 5 है तो हम इसको ले लेते हैं 5 6 7, ठीक है। अब हम ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी हमने लिखा था 1 2 3 4 5 तक के हैं, ठीक है। अब हम ए यूनियन बी और इसके साथ यूनियन सी को ले लेंगे, तो ये इसको तो लेना ही है, साथ में सी को भी लेना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 तक हो गया। अब बचा क्या, 6 और 7 को भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, हमको लेना है बी यूनियन सी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, बी यूनियन सी। अब बी के अवयव लेना है और सी के, तो 3 4 5 और 5 को छोड़ के 6 7। अब हम इसमें ए को ऐड करेंगे। अगर हमने ए को ऐड कर लिया तो ए यूनियन और फिर बी यूनियन सी। अब ए के अवयव को पहले लिख लो, तो ये क्या आएगा 1 2 3। अब 3 रिपीट हो रहा तो उसको नहीं लेंगे, 4 5 6 7। तो अब देखो कि ये और ये दोनों बराबर आए, 1 से 7 तक के, ये भी 1 से 7 तक। मतलब अगर हमने 3 हमारे पास कोई सेट है तो 2 को एक साथ यूनियन ले लो और तीसरे का अलग से ले लो, या पहले को अलग रखो और 2 बाद वाले को एक साथ ले लो। तो ये जो दोनों नियम होते हैं बराबर होंगे। दोनों नियम का मतलब होता है कि हम इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, हमारी जो वैल्यू होता है, हमारा जो सेट होता है वो सेम रहेगा। मतलब हम ए यूनियन बी है और यूनियन सी अलग से है, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन और इधर बी यूनियन सी के साथ में, ठीक। फिर आता है तत्समक। मतलब हमारे पास कोई एक ए सेट है और इसको हम 5 के साथ लेना चाहते हैं। 5 मतलब अदर कुछ भी नहीं है, एक ऐसा सेट लेंगे, ए में तो ये है, ठीक, और उसको हम 5 के साथ, 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो उसको और ए को मिलाओ
अगर ए के साथ कुछ नहीं है तो वो ए अकेला खड़ा रहेगा, और इसको बोलते हैं तत्समक का नियम। और फाई संक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। फाई संक्रिया जो होती है यूनियन का तत्समक अवयव है का मतलब होता है कि वो जिसके साथ क्रिया करेगा फाई वो उसी को रिपीट कर देगा यहाँ पे। ठीक, अब हम देखते हैं कि ए यूनियन ए के अवयव लेना है 1 2 3, फिर ए के अवयव लेना है तो 1 2 3 हो गए और रिपीट तो करना नहीं है, तो ए यूनियन ए क्या आ जाता है, फिर से भाई ए आ जाता है। ये होता है वर्ग सम नियम, मतलब ए का अगर हम ए के साथ यूनियन निकाले तो ए ही मिल जाएगा। फिर आता है एक यूनिवर्सल सेट, ये क्या है यूनिवर्सल सेट, और ये सम्मिलन मतलब यूनियन का संकेत। तो यूनियन के साथ हम किसी को भी रखिए, बाकी सब तो उसी के उपसमुच्चय होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है जितने भी सेट है सब उसी के समुच्चय होंगे, तो जितने अवयव यू में होंगे उसी में से ए निकलेगा, तो इसका जो यूनियन होगा यू का यू ही हो जाएगा। सार्वत्रिक का हमेशा यूनियन सार्वत्रिक ही होता है। ठीक है, सार्वत्रिक को हम किसी भी सेट के साथ ले ले तो उनका दोनों का यूनियन जो होगा वो यूनिवर्सल सेट ही होता है। तो ये कुछ संक्रिया थी सम्मिलन की। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, और जब भी इनको हल करना रहे तो ऐसे कोई भी 3 मान ले लो और उन पे हल करके देखना, तो संक्रिया जल्दी बन जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरी संक्रिया समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या टॉपिक हमारा, टॉपिक ने अगली संक्रिया जो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को सिंपल भाषा में याद रखना है उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को भी क्या याद रखना है, कॉमन। ठीक है, कॉमन से याद रखना है क्या, कि जो दोनों में हो। जैसे डेफिनेशन क्या है, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ, मतलब ए और बी का जो सर्वनिष्ठ होगा उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। दोनों में हो मतलब कॉमन हो। ठीक है, जैसे पिछले वाले में क्या होता है कि ये या तो ए में हो या तो बी में हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको और अच्छे से समझे तो क्या है कि ए और बी दो अगर सेट है तो दोनों सेट में जो जो एलिमेंट कॉमन होंगे, ठीक है, जो जो एलिमेंट कॉमन होंगे हम उनको क्या कहेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। मतलब जो सर्वनिष्ठ निकलेगा हम ए और बी का, उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल देखा था 12 में क्या था, a इज इक्वल टू क्या था 2 4 6 8 था, और b क्या था 6 8 10 12 ये था। तो a यूनियन b a इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है, जैसे यूनियन का हाफ ये ऐसा उल्टा जो कटोरा होता है सिंपल ऐसा, इस प्रकार यूनियन बनता है, और इंटरसेक्शन इसका जस्ट अपोजिट इस प्रकार बनता है। यूनियन को हम ऐसा बनाते हैं और इंटरसेक्शन को इस प्रकार बनाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो ये 8 हो गया। तो जो चीज़ कॉमन होती है ए इंटरसेक्शन बी में वही चीज़ आती है। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल था, उसमें क्या था, शायद गीता आ रही थी एक्स वाई वाले में, एक मिनट बुक देख लेते हैं। ये था एग्जाम्पल 15। ठीक है, उसमें क्या लिखा है कि उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार करो, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें 6 और 8 यही कॉमन है। अगला जो है एग्जाम्पल 16, तो एग्जाम्पल 16 में क्या बोला कि उदाहरण 14 के, तो 14 में x और y, तो अगर हम x इंटरसेक्शन y निकालें तो इसमें एकमात्र गीता थी जो हॉकी में भी थी और फुटबॉल में भी, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ गीता आएगी, x इंटरसेक्शन y में सिर्फ गीता आएगी। ठीक है, तो क्लियर के याद रखना है कि सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन याद रख लो या उभयनिष्ठ याद रख लो, कि जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, क्या है कि ए दिया है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी दिया है क्या 2 3 5 7।
तो हमको यहाँ निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो 2 इसमें भी है उसमें भी है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 3 भी ले लेंगे, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ कॉमन है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है पूरा का पूरा बी सेट आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या मिल गया हमको, बी सेट। तो ऐसा भी होता है जैसे पिछली बार हमको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में हमको ए मिल गया था, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी में हमको बी मिल गया इस बार। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जिसमें से हम सॉल्व करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, एक्सरसाइज में बचा कुचा पूरा समझ में आ जाएगा। और कॉमन में सिर्फ याद रखना है, कॉमन का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन, तो उसमें दोनों में जो कॉमन रहेगा वो लिख लेना है, और यूनियन में क्या रहता है कि इसके भी सारे लिखो इसके भी सारे लिखो, और जो कॉमन है उनको सिर्फ एक एक बार लिखना है, ठीक। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम, तो ये ए के एलिमेंट हो गए और ये बी के एलिमेंट हो गए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन ये यहाँ पे निकलते हैं, जो दोनों भाग में कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो इस भाग को हम बोलते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बीच का जो लाइनिंग वाला भाग है इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसके बाद इसकी भी कुछ संक्रिया, जो इसकी संक्रिया जो है इसके कुछ गुणधर्म हैं उसको देखते हैं। आप चाहो तो इसके नोट कर लो या फिर खुद स्वयं से इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा। जो समुच्चय है हमारा, समुच्चय का जो सर्वनिष्ठ निकलता है, अब सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म इसमें भी क्रम विनिमय का है। तो हम जितने भी संक्रिया है सबको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हम ए एक सेट लेंगे, इसमें लेंगे 1 2 3, और बी एक सेट लेंगे, हम लेंगे उसमें 3 4 5, और एक सी भी लेते हैं, सी की भी आवश्यकता पड़ेगी, हम उसमें लेते हैं 5 6 7, ठीक है। अब ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में क्या कॉमन है, तो हमारे पास केवल 3 कॉमन है। और यही चीज़ हम अगर बी यूनियन ए ले तो बी और ए में भी क्या कॉमन होगा, बी यूनियन ए, तो इसमें भी हम देखेंगे क्या कि हमारे पास केवल 3 ही कॉमन आता है, ठीक है। दोनों में क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो पहली संक्रिया तो सिंपल है, मतलब क्रम विनिमय का जो नियम है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, मतलब हम ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी उसके हिसाब से क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला नियम हमारा सत्य होता है। अब दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी लेना है और बी इंटरसेक्शन सी लेना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए और बी में क्या कॉमन हो गया था हमारे पास, 3, ठीक है। और एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है, कोई भी हो क्वेश्चन तो सिंपल ही रहेगा। अब इनमें, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 5। अब इसी चीज़ को पलट के सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, केवल 5, ठीक है। अब उसको एक इंटरसेक्शन लेंगे और बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो ए और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या है 5, तो 5 = 5। तो दूसरा जो साहचर्य नियम है ये भी क्लियर रहेगा कि अगर हम किसी 2 समुच्चय का सर्वनिष्ठ लेंगे और ये जो इकट्ठा समुच्चय आएगा उसको अगर तीसरे के साथ कॉमन लेंगे या तीसरे के साथ उसका सर्वनिष्ठ लेंगे, तो उसका सर्वनिष्ठ कैसे प्राप्त होगा कि दूसरे और तीसरे का जो सर्वनिष्ठ है उसका सर्वनिष्ठ पहले के सर्वनिष्ठ के साथ जो आएगा वो बराबर होंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिया है कि पहला दूसरा लिया और फिर पहले दूसरे को तीसरे के साथ लिया, तो जो आया था वही कब आएगा, दूसरे तीसरे को लेंगे और दूसरे तीसरे को पहले के साथ लेंगे, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये होता है साहचर्य नियम। फिर आते हैं क्या, फाई और यू के नियम, मतलब यूनिवर्सल सेट है ये। फाई मतलब रिक्त समुच्चय और यू मतलब यूनिवर्सल सेट।
तो 5 को अगर ए के साथ ले, मतलब 5 को अगर हमने ए के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ खाली है, और खाली के साथ किसी को लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? खाली, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो खाली मतलब 5 आ गया। अब यूनिवर्सल सेट और सेट ए के साथ, यूनिवर्सल सेट एक एग्जांपल बताता हूँ कि नेचुरल नंबर ले लिए हमने 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल लिया। अब इसमें हमने ए क्या ले लिया? 5 6, तो दोनों में क्या कॉमन होगा? सिर्फ ये 5 6 मतलब सिर्फ ए। तो दोनों में यूनिवर्सल के साथ हम जिस भी सेट को का सर्वनिष्ठ निकालेंगे वही सेट फिर से सर्वनिष्ठ मिल जाएगा हमको। और किसी सेट का उसी के साथ सर्वनिष्ठ निकालो, अगर हमने ए के साथ में ए का निकाला तो ए में 5 6 है, दूसरा अगर फिर से ए लिखेंगे हम 5 6, तो 5 6 कॉमन रहेगा, मतलब ए का ए ही मिल जाएगा। तो ये तो सरल वाले थे, जितने भी ये चारों के चारों सरल वाले थे जो हम पिछले इसमें यूनियन में कर चुके थे, और इंटरसेक्शन में भी उतने ही सरल है। अब देखते हैं ये बंटन वाला। ठीक है, बंटन वाला क्या है? हमने 3 सेट पहले से लिख के रखे हैं ए बी सी। अब हम क्या निकालते हैं? हमको इसमें चाहिए बी यूनियन सी, तो बी और सी को साथ में लिख लो। तो हमारे पास बी यूनियन सी क्या है? बी और सी के लिख लेना है, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। ठीक है, अब अगर हम इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखना चाहें कि इसका और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो सिर्फ 3 कॉमन है। ठीक है, आ रहा समझ में? ये इसमें और इसमें दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। हमने ए लिया 1 2 3 और बी यूनियन सी क्या आया हमारा 3 से 7 तक, तो कॉमन क्या आया? सिर्फ 3 आया। अब हम क्या लेते हैं? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे हम, ए और बी। तो ए और बी में क्या कॉमन आया? 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वही आया। फिर हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, हम क्या लेंगे? ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में कुछ कॉमन है? ए और सी में क्या है? सिर्फ 5 है। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 1 से 3 तक, इसमें 5 से 7 तक, तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन इसको लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसके भी सारे अवयव ले लेना है, इसके भी सारे अवयव ले लेना है। तो इसमें क्या है? केवल 3 है और इसमें केवल 5 है, तो 5 को तो लेना ही नहीं। 5 क्या है? ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये हो गया रिक्त समुच्चय, तो सिर्फ 3। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, और ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। तो ये होता है बंटन नियम। तुम चाहे जो भी नंबर ले लो, सारे नंबर पे ये बंटन नियम लागू होता है। ठीक, क्लियर है? ये सारे गुणधर्म हो गए। ठीक है, इसके बाद तीसरी वाली संक्रिया देखेंगे, समुच्चयों का अंतर। देखते हैं अगला हमारा अगली जो संक्रिया थी समुच्चयों का अंतर, उससे पहले कुछ ग्राफ है, आरेख है, तो इन आरेखों को कर लेते हैं। तो सबसे पहला आरेख क्या है कि हमारे पास 3 समुच्चय दिए है और उसमें बोला है कि बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, मतलब बी का भी सारा भाग और सी का भी। तो ये बी और सी यहाँ तक के पूरा भाग आ जाएगा। तो ये बी और सी का मतलब आलेखित करने के लिए ये हमको ऐसा आरेख में बताना पड़ेगा कि इतना भाग आएगा, तो बी और सी पूरा आ जाएगा। दूसरा क्या है कि बी यूनियन सी, मतलब बी और सी इसका सारा भाग और ए के साथ कॉमन में क्या है, तो ये सारा भाग और ए के साथ कॉमन में ये भी रहेगा और इधर का भी रहेगा। ठीक है, बी और सी का सारा भाग। ठीक है, ये तो हो ही गया। अब ए के साथ उभयनिष्ठ कितना रहेगा, तो ए के साथ उभयनिष्ठ केवल इतना भाग रहेगा, एक ये ऐसा वाला और इधर वाला। ठीक, अब तीसरा देखते हैं कि ए और बी में कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन है, तो ए और बी में ये यहाँ का भाग कॉमन रहेगा। ठीक है, जैसे ये ए है और बी है,
तो ये ए और बी, तो ये बीच का भाग जो रहता है ये कॉमन होता है, तो वही इंटरसेक्शन हो गया। फोर्थ देखते हैं कि ए और सी में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे बी इधर था, यहाँ पे सी इधर है, तो ए और सी में भी कॉमन यही है, ठीक है। और पांचवा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन में केवल इतना दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और उसका यूनियन निकालना है हमको। तो इसका यूनियन कैसे निकाल पाएंगे हम, तो देखो ए और बी में कॉमन क्या है, ये वाला भाग, ठीक। ए और सी में कौन सा वाला, ये ए और सी में हो गया, ए और बी में कौन सा वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया। अब दोनों का उभयनिष्ठ कौन सा हो गया, तो केवल बीच का, ये वाला। और इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ए में अगर हमने 1 2 3 लिया, बी में क्या ले लिया 3 4 5 ले लिया, और सी में क्या ले लिया 5 6 7 ले लिया। ए और बी में कॉमन क्या है, तो हमको मिला क्या 3। ए और सी में कुछ भी नहीं, 5, तो दोनों में क्या आ रहा केवल 3, और 3 कहाँ आ रहा है, तो ए और बी के कॉमन में, मतलब ये भाग ए और बी के कॉमन का ही कहलाएगा सिर्फ, ये इतना भाग होगा, ठीक है। ये √3 कहाँ से समझ में आया कि ए और बी का जो हम उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं ये वही आ जाता है, ठीक। 5 का मतलब जो का त्यों ही दे देता है, तो √3 कहाँ देगा वो ए इंटरसेक्शन बी पे, तो ए इंटरसेक्शन बी ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या अगली संक्रिया पर। अगला जो है समुच्चयों का अंतर। जैसे हमने पहली संक्रिया पढ़ी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दूसरी पढ़ी, पहले समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ा, फिर दूसरा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पढ़ा, अब तीसरा है समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर का मतलब, इसकी परिभाषा तो नहीं है सिंपल, पर ऐसे बता रहा हूँ कि मान लो हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, और बी एक दूसरा सेट है, इसमें क्या मान लो कि 4 2 4 6 है। तो समुच्चयों का अंतर अर्थात ए अंतर बी, इसको पढ़ते क्या है ए डिफरेंस बी, मतलब ए माइनस बी भी पढ़ सकते हैं ये अपने, लेकिन बुक के हिसाब से क्या पढ़ना है ए अंतर बी। तो ए अंतर बी का मतलब होता है कि ए के वो सारे अवयव जो बी में ना हो, ए के सारे अवयव जो बी में ना हो, तो ए के पास ऐसा कोई अवयव है जो बी के पास नहीं है। या दूसरा तरीका क्या कि हम ए में से बी के सारे अवयवों को छोड़ दो, ए के उन्हीं अवयवों को लिखना है जो बी में नहीं है। जैसे बी में 1 नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, बी में 2 है इसमें भी तो 2 को छोड़ देंगे, 3 नहीं है तो हम 3 को लिख लेंगे, 4 इसमें भी है तो 4 को छोड़ देंगे, 5 को लिखेंगे, 6 इसमें भी है तो 6 को छोड़ देंगे और 7 लिखेंगे। तो ए माइनस बी इस प्रकार से बनता है। माइनस का अर्थ होता है कि ए में से वो सारे अवयव छोड़ दो जो बी में है, ठीक है। ए में से वो सारे अवयव को छोड़ देना है जो बी में है, ठीक है। एक और एग्जांपल, एक्स हम क्या ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, और वाई में हम ले लेते हैं क्या आई और यू, ठीक है, आई और यू लेते हैं। तो अगर हम एक्स माइनस वाई करना चाहें, एक्स माइनस वाई ये अगर संक्रिया लगाते हैं या एक्स अंतर वाई, तो हम क्या करेंगे कि y के एलिमेंट अगर x में आए हैं तो उनको छोड़ देंगे, i और u अगर इसमें है तो i और u को छोड़ के वो सारे लिख देंगे, a भी लिखेंगे e लिखेंगे, i इसमें आया है तो हम i को छोड़ देंगे, फिर o लिखेंगे, u इसमें भी है तो u को छोड़ देंगे, ठीक। अगर y के है तो उनको छोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया x माइनस वाई, ठीक है। अब बुक के हिसाब से 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल 18 दिया है, 18 एग्जाम्पल, उसमें दिया है ए क्या 1 2 3 4 5 6, और बी क्या दिया है 2 4 6 8।
अब उसमें कहा है कि a माइनस बी लिखो, तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाले मान ये b के जितने भी अवयव है अगर वो a में है तो उनको छोड़ देंगे और उसको छोड़ के a के सारे अवयव लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे 1 इसमें नहीं है तो हम 1 को लिखेंगे, 2 इसमें है तो 2 को नहीं लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है तो हम 3 को लिखेंगे, 4 इसमें है तो हम 4 को नहीं लिखेंगे, 5 हम 5 को लिखेंगे, 6 इसमें है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें 3 है इसमें 3 है, 8 अगर नहीं है तो 8 को लिख देंगे, 8 नहीं लिखाएगा क्योंकि हम a में से वो सारे अवयव छोड़ रहे हैं जो b में है। ठीक है, और लिखना a के ही है, हम लिखेंगे सिर्फ a के, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सिर्फ a के आएंगे। जैसे यहाँ पे भी एलिमेंट आए तो इसी में से है और ये सारे एलिमेंट a में मिल जाएंगे लेकिन b में नहीं मिलेंगे। हो भी सकता है कि मिल सकते हैं लेकिन हमको यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आते हैं वो a के ही आते हैं और b में जब जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ के आते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 19। v क्या दिया है, a है, e है, i है, o है, u है। ठीक है, और b क्या दिया है, a दिया, i दिया, k, u। अब यहाँ से v माइनस बी कहा। ठीक है, v अंतर b, तो हम क्या करेंगे, v के एलिमेंट सारे लिखना चाहेंगे लेकिन b में अगर वो आया है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे हम a को लिख सकते हैं लेकिन इसमें भी है लेकिन उसको नहीं लिख सकते आप, e को लिख सकते हैं क्योंकि वो b में नहीं है, i नहीं लिख सकते, o को लिख सकते हैं, u फिर से रिपीट हो गया, तो v माइनस बी केवल e और o आया है, e और o, और ये जितने भी एलिमेंट हैं वो सामने वाले के ही रहेंगे, पीछे वाले के तो एलिमेंट हमको छोड़ देना है। ठीक है, मतलब पीछे वाले के एलिमेंट अगर इसमें आए हैं तो उनको छोड़ देना है और लिखाते केवल सामने वाले, जितने भी लिखेंगे हम वो सिर्फ सामने वाले रहेंगे। ठीक, तो अब अगर हम इसका एक वेन आरेख देखें, इसका वेन आरेख किस प्रकार बनेगा, मान लो हम इसका बना रहे हैं, ये a और b, तो हम लिखते किसके हैं, सिर्फ a के, और उसमें से b वाले को छोड़ देंगे, मतलब b का भाग यहाँ तक आया है तो ये जो भाग है b का पूरा छोड़ देना है, तो ये जितना छायांकित है यही कहलाता है a माइनस बी, जो छायांकित है वो। अब a में अगर ये है तो इनको छोड़ देंगे। ठीक, अब इसका अगर ग्राफ देखें, या ग्राफ सॉरी आरेख, तो देखो 2 4 6 और यहाँ क्या आएगा 1 2 3, 2 कहाँ, 1 2 3 4 5 और 7, तो इस प्रकार रहेगा। मान लो इसमें अगर 8 9 भी रहता, अगर हमने यहाँ बढ़ा लिया कि 8 9 है तब भी यही रहता। ठीक है, और छायांकित हम लिखेंगे कितने, सिर्फ 1 3 5 7, 1 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही, क्योंकि हम इसकी प्रश्नावली जब करेंगे तो प्रश्नावली में टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो बीच का भाग है ये क्या है, a इंटरसेक्शन b है, और इस साइड का केवल भाग लेंगे। ठीक, ये वाला भाग क्या होगा, इस प्रकार वाला, ये भाग कहलाएगा b माइनस ए। ठीक है, ये इधर इस प्रकार की लाइन क्या है, b माइनस ए, ये वाली लाइन है a माइनस बी, और जो भाग छूट जाता है वो a यूनियन b कहलाता है। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं कहाँ, एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 1.4।